नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर्स से बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने ये। वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी क्या है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को कब किया गया है नियुक्त? 1 जनवरी 2022 को वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं वीके त्रिपाठी चित्र के माध्यम से कौन है। ये आप देख सकते हैं वीके त्रिपाठी हैं। ये देख सकते हैं वीके त्रिपाठी, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं वीके। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, आशीष पांडे कार्यकारी निदेशक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शामिल हुए हैं। कौन हुआ है? ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये हैं आशीष पांडे। आशीष पांडे क्या हैं? कार्यकारी निदेशक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शामिल हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ थे और उनका 24 वर्षों से अधिक का प्रगतिशील पेशेवर करियर है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके पास क्रेडिट मॉनिटरिंग, ट्रेजरी और मर्चेंट बैंकिंग से लेकर विविध पोर्टफोलियो हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। धर्मेंद्र प्रधान 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़ें। कौन सा अभियान है? पढ़े भारत शुरू किया है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है? 100 दिवसीय पठन अभियान। कौन सा अभियान चालू हुआ है? पढ़े भारत शुरू किया है। कौन सा किया है? पढ़े भारत। 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। कौन से बच्चे हिस्सा होंगे? 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, पठन अभियान का उद्देश्य है कि बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, शैक्षिक प्रशासकों आदि साहित्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी है। इसमें किस किस की भागीदारी है? बच्चों की है, शिक्षकों की है, अभिभावकों की है, शैक्षिक प्रशासकों की भी भागीदारी है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, एस बालचंद्रन बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन कहाँ के? भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन है? बारबाडोस में। बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है इसका, एस बालचंद्रन वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और इन्हें समवर्ती रूप से परामावियों में निवास के साथ बारबाडोर में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बारबाडोस ने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। बारबाडोस ने क्या की? 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यह ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डीजीवीएस पठानिया भारत तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में संभाला है। इन्होंने क्या पदभार? कौन है वो? डीजीवीएस पठानिया भारत तटरक्षक बल के 24 प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। किस किस के रूप में? 24वें प्रमुख के रूप में। हैं कौन ये हैं बीएस पठानिया, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड
कोच्चि मेट्रो रेल को सौंपी पहली इलेक्ट्रिक बोट? क्या किया है? कोच्चि मेट्रो रेल को सौंपी गई है पहली इलेक्ट्रिक बोट। कहाँ पे? कोचीन शिपयार्ड में। चलिए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, MRL के MD लोकनाथ बोहरा की पत्नी मधुमिता बोहरा ने पहली नाव का नाम मुजरिस रखा है। क्या रखा है? KMRL की MD लोकनाथ बोहरा की पत्नी मधुमिता बेहरा ने पहली नाव का नाम रखा है मुजरिस रखा है। क्या रखा है? मुजरिस। पहले नाम क्या है? मुजरिस रखा है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, KMRL का फुल फॉर्म क्या है? कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के तहत जल मेट्रो परियोजना के लिए बनाई जा रही बैटरी से चलने वाली 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में 100 यात्री सवार हो सकते हैं। कितने यात्री सवार हो सकते हैं? 100 यात्री सवार हो सकते हैं। 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में 100 यात्री सवार हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, भारत क्या हुआ है? श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर जीता है 8वां अंडर-19 विश्व कप का खिताब। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर-19 का 8वां खिताब जीत लिया है। कौन से नंबर का खिताब है? 8वें नंबर का। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत ने अंडर-19 एशिया कप का रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता है। कितने नंबर का खिताब है? 8वें नंबर का खिताब है, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। कितने विकेटों से हराया? 9 विकेटों से हराकर ये खिताब जीता है। और इसमें क्या है? डकवर लुईस स्टर्न या DLS पद्धति से जीता है। क्या हुआ है? डकवर लुईस नियम के हिसाब से ये इंडिया मैच जीता है 9 विकेटों से श्रीलंका से। चलिए कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंडर-19 एशिया कप खिताब का फाइनल वो कहाँ हुआ था? दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दुबई में, जो UAE में खेला गया था। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत अब तक 8 बार अंडर-19 एशिया कप जीत चुका है। भारत कितनी बार जीत चुका है? 8 बार, जिसमें 2012 में यह एक सांझा ट्रॉफी भी शामिल है। इसमें कौन सी ट्रॉफी शामिल है? सांझा ट्रॉफी भी शामिल है। टीम के पास कभी फाइनल नहीं हारने का रिकॉर्ड भी शामिल है। क्या एक और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, टीम के पास कभी फाइनल नहीं हारने का रिकॉर्ड भी है। एक इनके पास एक रिकॉर्ड और भी शामिल है कि कभी मैच हारी नहीं है इंडिया। वर्ल्ड कप का मैच इंडिया कभी हारी नहीं है अंडर-19 विश्व कप में। चलिए आइए देखते हैं कुछ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। 2021 से अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बोर्ड के अनुसार मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। क्या क्या दिया जाएगा? एक तांबे की प्लेट है, शॉल है और 1 लाख रुपए की धनराशि, और इसमें साथ क्या है? एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट भी है। और प्रत्येक युवा पुरस्कार को बाल साहित्य पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट और 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, कैरम खिलाड़ी रश्मि कौन है? जो कैरम खिलाड़ी हैं, रश्मि कुमारी, अपना तीसरा फेडरेशन कप जीता है। कौन से नंबर का जीता है? तीसरे नंबर का उन्होंने फेडरेशन कप जीता है। रश्मि हैं ये, रश्मि कुमारी कैरम खिलाड़ी हैं, ये अपने तीसरे नंबर का फेडरेशन कप जीता है। चलिए आइए देखते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने वाराणसी में अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीत लिया है। क्या जीता है? तीसरा खिताब जीता है। इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं। रश्मि कुमारी देश की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी है। रश्मि कुमारी देश की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी है। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2012 और 2010 में पिछली जीत के बाद यह उनकी तीसरी फेडरेशन कप ट्रॉफी है।
चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि 1200 से 1400 तक 1200 से लेकर 1400 तक वृद्धावस्था विधवा पेंशन को बढ़ा दिया है। पहले जो थी उसमें 1200 से 1400 तक की वृद्धावस्था विधवा पेंशन को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दया प्रकाश सिन्हा, ये कौन है? दया प्रकाश सिन्हा वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया जाएगा। किसे किया जाएगा? दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आइए दिखाते हैं आपको दया प्रकाश सिन्हा को। ये हैं दया प्रकाश सिन्हा, आप ये देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से। दया प्रकाश सिन्हा 2021 के लिए ये हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके नाटक सम्राट अशोक, कौन सा नाटक है? सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दया प्रकाश सिन्हा का जन्म 2 मई 1935 का उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किशोर येदम वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। किशोर येदम को वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा है? सीईओ हैं, विनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विश्व सीईओ रैंकिंग TWCR सख्त नामांकन प्रक्रिया और 3 महीने तक चलने वाले मतदान के सीजन के माध्यम से दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ सीईओ का स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ये ऑनलाइन पुरस्कार है जिसमें दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ सीईओ को पुरस्कार करने के लिए किया गया है। इसी में किशोर कुमार येदम FSS के सीईओ और MD हैं। कौन है? किशोर कुमार कौन है? येदम FSS के सीईओ और MD हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये, जसप्रीत बुमराह विदेशी धरती पर पूरे करने वाले 100 विकेट करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। ये हैं फास्टर बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय विदेशी धरती पर पूरे करने वाले 100 विकेट के पहले खिलाड़ी हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल किया है। क्या? कौन सा किया है? लेने का मील का पत्थर हासिल किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वैन डेर डूसन विदेशी परिस्थितियों में बुमराह ने 100वें टेस्ट शिकार बने थे। कौन से 100वें शिकार कौन था? वैन डेर डूसन विदेशी परिस्थितियों में बुमराह के 100वें टेस्ट शिकार बने थे। इसी में तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 28 वर्ष के पास अब 105 विकेट हैं जिनमें से 101 घर से बाहर आए हैं। कितने आए हैं? 101 घर से बाहर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, विजय राज और वरुण शर्मा, कौन है? विजय राज वरुण शर्मा इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्या बने हैं? विजय राज और वरुण शर्मा इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में आते हैं। 2008 में निशांत पिट्टी और श्रीकांत पिट्टी द्वारा स्थापित इजी माई ट्रिप को बिजनेस टू बिजनेस B2B पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था और 2011 में बिजनेस टू कंज्यूमर B2C सेगमेंट में प्रवेश किया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, चीन वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। चीन ने एक पहल शुरू की है, यानी कि एक रोबोटिक हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कर दिया है। अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए हैं
तो कृपया करके वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में बेल आइकन का ऑल पर नोटिफिकेशन का लगा लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर आप ज़रूर कर देना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आरिफ खान 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफायर करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय हैं जो 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफायर करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वो कौन है? आरिफ खान। आरिफ खान ने क्या किया है? जम्मू और कश्मीर में स्थित अल्पाइन स्पीकर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफायर करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनका नाम है आरिफ खान। आरिफ खान ने स्कीपियर आरिफ खान 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफायर करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। आपको दिखाते हैं चित्र के माध्यम से आरिफ खान को। ये आप देख सकते हैं आरिफ खान को। इन्होंने क्या किया है? 2 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफायर कर लिया है। ये हैं अपने आरिफ खान, जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने 2 शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफायर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और आप बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप कृपया करके लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोग।